हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी 2024 में। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में ड्रीम महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ड्रीम फेस्टिवल की बात कर ले तो ये जो आपका मूल रूप से एक फसल कटाई का त्यौहार है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष जो ये आपका 5 जुलाई को मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका लोसर त्यौहार, सोंग त्यौहार और रेह त्यौहार, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के त्यौहार हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य के अन्य कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, मौत्सू त्यौहार, संक्रांति त्यौहार। ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो आपका चापचर कूट त्यौहार है, मीम कूट, पावल कूट, ये सभी जो त्यौहार है ये आपके मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। खांसी त्यौहार, वांगला त्यौहार, रानीकोर त्यौहार, ये जो आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा बिहू, माजुली त्यौहार, असम चाय त्यौहार, अम्बुबाची त्यौहार या फिर अम्बुबाची मेला जो कि आपका असम के गुवाहाटी में ये जो आपका लगता है, ये सभी जो त्यौहार है ये आपके असम राज्य के त्यौहार हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका अम्बुबाची जो मेला है ना, ये असम के किस मंदिर में लगता है। तो देखिए, ये जो आपका अम्बुबाची मेला है ना, ये आपके असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के अंदर लगता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, एन अनसुटेबल बॉय ये जो पुस्तक है ना, ये आपका करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। तो करण जौहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पुस्तक है ना, ये आपका 9 जनवरी 2017 को जो है अंग्रेजी भाषा में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था। और इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका ए सुटेबल बॉय है। तो देखिए, ये जो आपका ए सुटेबल बॉय जो पुस्तक है ना, यानी ये जो पुस्तक है ये आपका उपन्यास है। और इस उपन्यास को जो है ये आपका विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ए सुटेबल बॉय ये जो आपका उपन्यास है ना, ये आपका 1993 में जो ये आपका प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अगर विक्रम सेठ की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका द गोल्डन गेट ये जो उपन्यास है ना, ये भी आपका विक्रम सेठ के द्वारा ही लिखा गया है। और ये जो उपन्यास है ये आपका 1986 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विक्रम सेठ जी को जो है 2007 में भारत सरकार के द्वारा जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी जो इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द जोया फैक्टर उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, ये जो आपका द जोया फैक्टर जो उपन्यास है ना, ये आपके अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो अनुजा चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके प्रकाशन की बात कर ले तो देखिए, इस उपन्यास को जो प्रकाशित है ना, ये आपका 2008 में हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा जो वो प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पशुपतिनाथ मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर की बात कर ले तो ये आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पशुपतिनाथ मंदिर है ना, ये आपके बागमती नदी के किनारे स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके सोमदेव राजवंश के पशुप्रेच ने 3री सदी में जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पशुपतिनाथ मंदिर को जो है 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भी जो है इसे सूचीबद्ध किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा अन्य मंदिर की बात कर ले जहां से प्रीवियस शिफ्टों में आपसे प्रश्न जो है यहां से पूछा गया है, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पूछा गया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर को जो है इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी जो है वो कहा जाता है और ये जो आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जो कि आपके भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके चोल वंश के द्वारा करवाया गया था। और चोल वंश के किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए इसका जो निर्माण है ना, ये आपके चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा गुम्तेश्वर मंदिर की बात कर ले, जो कि आपका जैन धर्म का एक मंदिर है और ये जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा कामाख्या देवी मंदिर की बात कर ले तो देखिए कामाख्या देवी मंदिर ये जो आपका असम के गुवाहाटी में स्थित है, जहां पर प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका अंबुबाची का जो मेला है ना वो लगता है। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका महाकालेश्वर मंदिर है ना, ये आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण है ये आपके मराठा राणाजी शिंदे के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण जो वो करवाया गया था। और ये जो आपका महाकालेश्वर मंदिर है ना, ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग में भी जो है इसे शामिल जो है वो किया गया है। इसके अलावा अगर मोढेरा सूर्य मंदिर की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका मोढेरा सूर्य मंदिर है ना, ये आपके गुजरात के महसाना जिले में स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण है ये आपके चालुक्य वंश के द्वारा जो है वो करवाया गया था। और चालुक्य वंश के किस शासक के द्वारा? तो ये आपका भीम प्रथम के द्वारा 1026 ईस्वी में जो है मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। इसके अलावा जो है ये आपका करनी माता का मंदिर पूछा जाता है। तो देखिए करनी माता मंदिर, जिसे जो है चूहों का मंदिर भी जो है वो कहा जाता है और ये जो आपका राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले जो आपका महाबोधि मंदिर के बारे में पूछा गया था, तो देखिए ये जो आपका महाबोधि मंदिर है ना, ये आपके बिहार के बोध गया में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये जो है किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो देखिए पहला जनजातीय खेल महोत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका 9 से 12 जून 2023 के मध्य जो है ये आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जो है पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 2023 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पहला जनजातीय खेल महोत्सव के अगर फैक्ट्स की बात कर ले तो देखिए इस जनजातीय खेल महोत्सव में जो है उड़ीसा राज्य जो है पुरुष और महिलाओं दोनों वर्गों में जो है ये आपका समग्र जो है वो आपका चैंपियन रहा है। जिसमें अगर ओवरऑल बात कर ले तो देखिए ओवरऑल इवेंट में जो आपका प्रथम उप विजेता जो है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य रहा है और ओवरऑल इवेंट में जो आपका द्वितीय उप विजेता है ना, ये आपका झारखंड राज्य रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीम उड़ीसा जो है रग्बी और हॉकी में जो है पुरुष और महिलाओं की श्रेणियों में ये जो आपका गोल्ड मेडल जो वो जीता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य खेल के विजेता की बात कर ले तो देखिए वॉलीबॉल खेल में जो है कर्नाटक जो वो गोल्ड मेडल जीता पुरुष वर्ग में और महिलाओं वर्ग में भी जो है कर्नाटक जो वो गोल्ड मेडल जीता यानी विजेता रहा है। फुटबॉल वर्ग की बात कर ले, फुटबॉल खेल में जो है ये आपका उड़ीसा राज्य जो है पुरुष वर्ग में जो है ये आपका विजेता रहा है और महिला वर्ग में जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य की जो है वो विजेता रहा है। खो खो में अगर बात कर ले, खो खो खेल में जो है उड़ीसा में पुरुष वर्ग में जो है उड़ीसा जो वो विजेता रहा है और महिला वर्ग में भी जो वो आपका उड़ीसा जो वो विजेता रहा है। वहीं अगर कबड्डी की बात कर ले तो देखिए कबड्डी में पुरुष वर्ग में जो है उड़ीसा जो वो आपका उड़ीसा का टीम जो वो विजेता रहा है और महिला वर्ग में जो है कर्नाटक की टीम जो वो विजेता रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अक्टूबर 2022 तक रोहित शर्मा ने जो है कितने T20 मैच खेले हैं। यहाँ पर जो आपका इन अंतर्राष्ट्रीय मैच के बारे में नहीं पूछा गया था, ओवरऑल जो आपका पूछा गया था। तो देखिए अक्टूबर 2022 तक जो है रोहित शर्मा जो है ये आपके 400 T20 मैच जो है वो खेले हैं। तो 400 T20 मैच जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर सिर्फ आपका इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के बारे में पूछा जाता तो देखिए वर्तमान में रोहित शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जो है वो आपके 145 प्लस जो वो T20 मैच खेल चुके हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा जो है 400 T20 मैच खेलने वाले जो है ये आपके भारत के पहले क्रिकेटर और दुनिया के जो ये आपके 9वें क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मोस्ट T20 मैच ये जो है किस खिलाड़ी के द्वारा खेला गया है। तो देखिए अब तक जो है सबसे ज़्यादा जो T20 मैच जो है ना, ये आपके पहले नंबर पर जो ये आपके किरण पोलार्ड आ जाते हैं, सेकेंड नंबर पर जो आपके डीजे ब्रावो आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे जो आपके शोएब मलिक आ जाते हैं, फोर्थ नंबर पे जो है आपके क्रिस गेल आ
जाते हैं। 5th नंबर पे जो आपके जो है नरीन आ जाते हैं। 6th नंबर की बात कर ले तो ये आपके रवि बोपारा आ जाते हैं। 7th नंबर पे जो ये आपके आंद्रे रसल आ जाते हैं, और रसल हाल ही में जो है ये बोपारा का भी जो है वो आपके जो वो पार कर जाएंगे। उसके बाद जो आपके मिलर आ जाते हैं, उसके बाद आपके रोहित शर्मा आ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट T20 मैच खेलने वाले जो है पहले खिलाड़ी कौन है, तो ये आपके किरण पोलार्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जानकी प्रसाद ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए जानकी प्रसाद की बात कर ले तो ये जो आपके कथक के बनारस घराने से संबंधित है। तो बनारस घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बनारस घराने में जो है आपका ख्याल गायन जो है वो आ जाता है, और इसमें अगर प्रसिद्ध नर्तक की बात कर ले तो देखिए पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, पंडित राजन साजन मिश्र, इन सभी का जो संबंध है ये आपके बनारस घराने से है। इसके अलावा ठुमरी गायकों में अगर बात कर ले तो देखिए ठुमरी गायकों में जो है ये आपका गिरिजा देवी को जो वो आपका ठुमरी गायिका के नाम से जो वो जाना जाता है, और इसमें आपके जो है रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी, इनका भी जो संबंध है ये आपका बनारस घराने से है। प्रमुख कथक नर्तक की बात कर ले तो देखिए नृत्य गुरु सितारा देवी और क्वीन जयंती माला, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके बनारस घराने से है। इसके अलावा अगर लखनऊ घराने की बात कर ले तो लखनऊ घराने के प्रसिद्ध प्रतिनिधि और नर्तक में आपके पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, श्री बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन, पंडित लच्छू महाराज और इनकी शिष्या कुमकुमधर, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके लखनऊ घराने से है। इसके अलावा अगर किराने घराने की बात कर ले तो देखिए किराने घराने के प्रसिद्ध गायक में आपके पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल के बारे में इससे पहले आपका पूछा गया था, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर, मानिक वर्मा, सुरेश बाबू माने, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके किराने घराने से संबंधित है। इसके अलावा अगर मेवाती घराने की बात कर ले तो देखिए पंडित जसराज, मोती राम, मनी राम, संजीव अभ्यंकर, इनका जो संबंध है ये आपका मेवाती घराने से है। ग्वालियर घराने की बात कर ले तो हद्दू खां, हस्सू खां और नथु खां, इनका जो संबंध है ये आपका ग्वालियर घराने से है। पटियाले घराने की बात कर ले तो इसके जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं वो आपके बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके पटियाले घराने से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सांची स्तूप का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था। तो देखिए सांची के स्तूप का जो निर्माण है ना ये आपके सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में जो इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो सम्राट अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सांची के स्तूप की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका सांची का स्तूप है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, और किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सांची का स्तूप है ना ये आपके बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं ये जो आपका सांची का स्तूप है ये जो आपका किस शैली में बना हुआ है। तो देखिए ये जो आपका सांची का स्तूप है ना ये आपका बौद्ध शैली में बना हुआ है, और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे यहाँ से पूछा गया था कि बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो सबसे पुराना स्तूप है ना ये आपका सांची का स्तूप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2021 जो आपका 2023 में मिला है इनमें से किसे जो है 2021 का संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो है 2023 में जो वो नहीं मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है ना ये आपका फरवरी 2023 में मिला है, और अलग अलग नृत्य के लिए जो है अलग अलग लोगों को 2021 का संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो वो दिया गया है। जैसे कि छऊ नृत्य के लिए जो है 2021 का जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है ये आपके भुवन कुमार को दिया गया है। कथक नृत्य के लिए जो है ये आपके सामा भाटे को जो वो दिया गया है। कथकली नृत्य के लिए जो है ये आपके IR पिल्लई को जो वो दिया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो है ये आपके N शैलजा को जो वो दिया गया है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के लिए जो है ये आपके थोकचम इबू मूवी देवी को जो है वो दिया गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए जो है ये आपके नीना प्रसाद को जो वो दिया गया है।
इसके अलावा कुटियाट्टम नृत्य के लिए जो है ये आपके कलामंडलम गिरिजा को दिया गया है। भरतनाट्यम नृत्य के लिए जो है ये आपके जयलक्ष्मी ईश्वर को जो है वो आपका दिया गया है। तो ये सभी नृत्य के लिए जो है 2021 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो वो दिया गया है। इसके अलावा अगर संगीत की बात कर ले तो देखिए वायलिन वादक में जो है 2021 का ये जो आपके संगीता शंकर को दिया गया है। तबला वादक में 2021 का जो है ये रविंद्र यवंगल को दिया गया है। हिंदुस्तानी संगीत में जो है ये आपके उदय भावलकर को दिया गया है। इसके अलावा सुब्रा गुहा को जो है वो दिया गया है। कार्नेटिक म्यूजिक के लिए 2021 का जो है वोकल के लिए जो है ये आपका सुधा रांगुनाथन को दिया गया है। इसके अलावा राधा नाम्बूदरी को जो वो दिया गया है। वीणा वादक में 2021 के लिए जो है ये आपके डी बालाकृष्णन को दिया गया है। थाबिल वादक 2021 के लिए जो है ये आपके तंजावुर आर गोविंद राजन को जो वो दिया गया है। तो ये जो आपके 2021 के जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो वो दिए गए हैं। तो इनमें से आपका 3 तो नाम दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा नाम दिया गया था ना वो आपका मीरा दिया गया था। तो देखिए मीरा को जो है 2021 में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो वो नहीं दिया गया है। तो मीरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि दांडी मार्च ये जो आपका किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो देखिए दांडी मार्च की बात कर ले तो इसे जो आपका दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका दांडी मार्च है ना ये आपका 24 दिवसीय मार्च है जिसकी शुरुआत जो है ये आपका 12 मार्च 1930 से हुआ था। और ये जो आपका 5 अप्रैल 1930 तक जो है ये आपका चला था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दांडी मार्च ये जो आपका किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि दक्षिण और उत्तर अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका की बात कर ले तो ये जो आपका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप के पश्चिम में जो है ये आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है। पूर्व में जो आपका अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन है। और उत्तर में जो है ये आपका कैरिबियन सागर स्थित है। तो आपका पूर्व में पूछा गया था तो अटलांटिक महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई जो है ये कितना मीटर होता है। तो देखिए पुरुष कबड्डी में जो ग्राउंड की लंबाई है ना वो आपका 13 मीटर जो वो लंबा होता है। और चौड़ाई की बात कर ले तो देखिए इस खेल में जो आपका चौड़ाई होता है ना वो 10 मीटर होता है। तो 13 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर महिलाओं कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई की बात कर ले तो देखिए महिलाओं में जो आपका मैट की लंबाई होता है ना वो आपका 12 मीटर होता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो आपका 8 मीटर होता है। इसके अलावा बात कर ले एक कबड्डी मैच ये जो है कितने मिनट का होता है। तो देखिए एक कबड्डी मैच जो है आमतौर पर ये जो आपका 40 मिनट का होता है जिसमें प्रत्येक 20 मिनट के जो है ये आपके 2 भागों में जब वो खेला जाता है। यानी पहला जो भाग है ये आपका 20 मिनट खेला जाता है। उसके बाद जो आपका ब्रेक लिया जाता है। उसके बाद भी आपका जो है फाइनल जो राउंड है वो आपका 20 मिनट का जो वो खेला जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कबड्डी मैच में जो है प्रत्येक टीम में जो है ये आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गजलों के राजा ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए गजलों के राजा यानी गजल क्वीन के किंग के नाम से जो है ये जगजीत सिंह को जाना जाता है। तो जगजीत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जगजीत सिंह ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध गजल आप सुने होंगे चिट्ठी ना कोई संदेश ये जो गजल भी जो है ना ये आपके जगजीत सिंह के द्वारा जो है आपका गाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जगजीत सिंह को जो है 2003 में भारत सरकार के द्वारा जो है कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पंचम या पंचम दा के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए पंचम या फिर पंचम दा के नाम से जो है ये राहुल देव बर्मन को जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में जो है ये कलकत्ता में जो है वो किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आत्मीय सभा की भी जो स्थापना है ना ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 में जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह यानी वेस्टर्न कोस्ट का जो है कौन सा पोर्ट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के पश्चिमी तट में जो है आपके 6 प्रमुख बंदरगाह हैं। और वो 6 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं।
तो पहला आपका जो है कांडला पोर्ट है जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सेकंड आपका मुंबई पोर्ट है जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। थर्ड आपका नवसेवा जिसे जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ आपका मुरुमागो। फिफ्थ आपका न्यू मैंगलोर जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। और सिक्स्थ आपका कोची बंदरगाह जो कि आपका केरल में स्थित है। तो ये जो आपके पश्चिमी तट के जो है 6 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनमें ऑप्शन में आपका मुंबई पोर्ट दिया गया था, तो मुंबई पोर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपके छः जो आपके बंदरगाह है ना, इसे जो है किस परियोजना के तहत जो है वो विकसित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सागरमाला परियोजना के तहत जो है ये आपके 6 नए मेगा बंदरगाह को जो वो विकसित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूर्वी तट के बंदरगाह की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका चेन्नई बंदरगाह, इसके अलावा तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और एनोर के जो बंदरगाह है ना, ये आपके पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ना, ये आपका मुंबई पोर्ट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द रिसीडिंग और रिट्रीटिंग मानसून सीजन ऑकर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, यानी मानसून की वापसी या फिर वापसी का मौसम ये जो है किस महीने के दौरान होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान जो है ये आपका लौटते हुए मानसून के मौसम के लिए जो वो जाना जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए सेल वॉल इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, यानी कोशिका भित्ति की यांत्रिक शक्ति जो है ये किसके जमाव के कारण होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति का जो यांत्रिक शक्ति है ना, ये आपके सेल्यूलोज के जमाव के कारण होता है। तो सेल्यूलोज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो भाव और ताल आदि के सहित हो, कोमल अंगों के द्वारी हो और जिसके द्वारा श्रृंगार आदि कोमल रसों का जो है वो आपका उद्दीपन होता हो, और इस नृत्य को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट से एक ऐसा नृत्य है जिसमें आपका जो है भाव और ताल आदि का जो वो सहित होता है और कोमल अंगों का जो है इसमें जो वो द्वारी होते हैं, और इसके द्वारा जो है ये आपका श्रृंगार आदि कोमल रसों का भी जो है वो आपका उद्दीपन जो वो होता है, और इस नृत्य को जो वो आपका लास्ट नृत्य जो वो कहा जाता है। तो लास्ट नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बॉल एंड स्प्रिंग बॉन्ड इन केमिस्ट्री फॉलोज विच लॉज, यानी आपका केमिस्ट्री में जो है ये आपका बॉल एंड स्प्रिंग जो बॉन्ड होता है ना, ये किस लॉ को जो है वो फॉलो करता है। तो देखिए बॉल एंड स्प्रिंग बॉन्ड जो है केमिस्ट्री में ये आपका हुक्स लॉ को जो है वो फॉलो करता है। तो हुक्स लॉ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह जो है हाल ही में किसके अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह हाल ही में जो है ये आपके एस्कॉम के जो है वो नए अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं, और एस्कॉम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया होता है। तो एस्कॉम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया, यानी भारत में जो है सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो देखिए भारत में सरकार के जो है वो आपके 3 स्तर होते हैं, और वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका यूनियन गवर्नमेंट होता है, यानी केंद्र सरकार होता है, जो कि आपका केंद्र सरकार जो होता है वो देश के मुद्दों का जो है वो प्रबंधन यानी मैनेज जो है वो करता है। सेकंड जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार होता है, और ये जो आपका राज्यों के मुद्दों का जो वो प्रबंधन करता है। थर्ड जो होता है वो आपका लोकल गवर्नमेंट होता है, जो जिसमें आपके पंचायत और नगर पालिकाएँ आ जाती है, और ये जो आपके जिला स्तर के मुद्दों का जो वो प्रबंधन करता है। तो 3 स्तर आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में सरकार के जो 3 स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए भारत सरकार के जो आपके 3 स्तर होते हैं ना, वो आपके पहला तो आपका यूनियन गवर्नमेंट होता है, सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, और थर्ड आपका लोकल गवर्नमेंट होता है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गांधीवादी विचारधारा पर जो है आपका आधारित नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गांधीवादी सिद्धांत पे जो आपका डीपीएसपी में जो शामिल किए गए हैं,
जैसे कि अनुच्छेद 40 ये जो आपका पंचायतों के संगठन से संबंधित है और ये जो आपका गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जो कि आपका अनुच्छेद 43 में है और ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 43B जिसमें आपके सहकारी उद्योग के बारे में बताया गया है और ये जो आपका गांधीवादी सिद्धांत से जो है वो आपका संबंधित है। इसके अलावा SC ST और अन्य पिछड़ों वर्गों का विकास जो कि आपका अनुच्छेद 46 से संबंधित है और ये भी जो आपका गांधीवादी सिद्धांत में जो वो शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नशीले पदार्थों का निषेध जो कि आपका अनुच्छेद 47 में इसे बताया गया है और ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत के DPSB में जो इसे शामिल जो वो किया गया है। इसके अलावा गौहत्या पर प्रतिबंध ये जो आपका अनुच्छेद 48 में है और ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांत पर DPSB में जो ये इसे जो है वो शामिल किया गया है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्हाट इज द पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय की जो है परिभाषा पूछी गई थी। तो देखिए पर्सनल इनकम होता क्या है। तो देखिए पर्सनल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टिवली रिसीव्ड बाय द इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री यानी व्यक्तिगत आय किसी देश के निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त धन को ही जो है यह आपका पर्सनल इनकम जो वो कहा जाता है। तो ये आपका परिभाषा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कथक की रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में जो है कला के क्षेत्र में पद्म भूषण और 1957 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर भरतनाट्यम नृत्य की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है ना ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है ना ये आपका लगभग 2000 साल पुराना नृत्य है और भारत में सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य जो है ना ये आपका भरतनाट्यम नृत्य ही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भरतनाट्यम नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात कर ले तो देखिए पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंग्टन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर गिव द टाइटल ऑफ नृत्य सम्राज्ञी टू विच कथक डांसर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है किस कथक नर्तकी को नृत्य सामग्री का जो उपाधि है ना वो दिया गया था। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जो आपकी सितारा देवी थी ना जो कि आपके कथक नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो है नृत्य सामग्री का जो उपाधि है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो सितारा देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सितारा देवी की बात कर ले तो देखिए सितारा देवी को जो है 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1973 यानी 1973 में जो है इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1995 में इन्हें जो है कालिदास सम्मान से जो वो सम्मानित किया गया था। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना ये किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। और कालिदास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी तो देखिए इसकी जो शुरुआत है वो आपका 1980-81 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो देखिए इसमें जो आपके लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, यहाँ पर जमयंती जोशी नहीं दमयंती जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। और कथक जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्क्वैश विश्व कप 2023 इसका जो चौथा संस्करण है ना ये जो आपका कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए स्क्वैश का जो चौथा संस्करण है ये आपका 2023 में जो है
चेन्नई तमिलनाडु में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्क्वैश विश्व कप जो चैंपियनशिप है ना, ये किसके द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया जाता है। तो ये आपका विश्व स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा जो है इसका आयोजन जो वो किया जाता है। और इसका पहला संस्करण जो ये कब आयोजित किया गया था, यानी पहला जो स्क्वैश विश्व कप है ना, ये कब आयोजित किया गया था। तो ये आपका 1996 में जो है आयोजित किया गया था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका मलेशिया में जो वो आपका खेला गया था, जिसका विजेता टीम की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। इसके अलावा जो आपका तीसरा संस्करण हुआ था ना इस विश्व कप का, ये आपका 2011 में हुआ था। और ये भी जो आपका चेन्नई में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्क्वैश विश्व कप 2023 की बात कर ले तो इसमें जो आपके कितने देशों ने जो है भाग लिया था। तो देखिए भारत के सहित 8 देशों ने जो है इस टूर्नामेंट में जो वो भाग लिया था। और वो आप 8 देशों का जो नाम है वो देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्वैश विश्व कप 2023 की विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए इसमें फाइनल में जो है मिस्र ने मलेशिया को 2-1 से हराया था, यानी इसका जो विजेता देश रहा था वो आपका मिस्र देश रहा था। इसके अलावा बात कर ले भारत जो है कौन से पायदान पे रहा था। तो देखिए भारत और जापान जो है संयुक्त रूप से जो है ये आपका तीसरे स्थान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मन्ना डे का जो संबंध है ना ये किससे है। तो देखिए मन्ना डे की बात कर ले तो ये आपके भारतीय सिनेमा जगत की हिंदी एवं बांग्ला फिल्म के जो है ये सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। तो पार्श्व गायक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इनका एग्जाम में जो वास्तविक नेम पूछा जाता है तो देखिए मन्ना डे का जो वास्तविक नाम था ना वो आपके प्रबोध चंद्र डे था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए मन्ना डे को जो है फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है इन्हें 1971 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2005 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा फिल्मों का जो सर्वोच्च सम्मान होता है जो कि आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है, और इन्हें 2007 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी जो है वो प्रदान जो वो किया गया था। तो इतने पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व की सबसे बड़ी जो नेविगेबल जो लेक है ना, यानी नौगम्य जो झील है ना, ये कौन सी है। तो देखिए विश्व का जो सबसे ऊंची नौगम्य झील है ये आपका टीटीकाका झील है। तो टीटीकाका झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका टीटीकाका झील है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पेरू एवं बोलिविया के सीमा पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है ना वो आपका समुद्र तल से 3812 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कर्नाटक संगीत के लिए इनमें से किन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए कर्नाटक संगीत के लिए जो है MS सुब्बुलक्ष्मी जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो MS सुब्बुलक्ष्मी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो है MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये आपकी पहली संगीतकार थी जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित जो वो किया गया था। और इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो 1998 में जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बुलक्ष्मी जी को जो है रेमन मैक्स से पुरस्कार पाने वाली भी जो है ये आपकी पहली भारतीय संगीतकार थी। और इन्हें रेमन मैक्स से पुरस्कार जो है कब प्रदान किया गया था। तो ये आपका 1974 में जो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अगस्त 2022 में किस झारखंड के पूर्व राज्यपाल यानी पूर्व गवर्नर का जो है लखनऊ में निधन हो गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सैयद सिब्ते रजी थे ना, जो कि आपके वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक जो है ये झारखंड के राज्यपाल रहे थे। और इनका जो अगस्त 2022 में जो है लखनऊ में निधन हो गया है। तो सैयद सिब्ते रजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ना ये आपकी एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट जो ये कब बनी थी पहली महिला अध्यक्ष। तो ये आपका 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और देखिए कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ये बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर जो है पहली भारतीय महिला पूछा गया था। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपका सरोजनी नायडू थी। और ये जो है कब बनी थी। तो देखिए सरोजनी नायडू जो है ये आपका 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है ये आपका कांग्रेस की जो है अध्यक्षता जो वो की थी। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो सरोजनी नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए आईएनसी की जो स्थापना है ना ये आपका 1885 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसका स्थापना जो वो किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके WC बनर्जी थे और इसमें जो है कितने प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था तो देखिए पहले सत्र में जो है टोटल आपके 72 प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ था तो देखिए आईएनसी का जो दूसरा अधिवेशन है ना ये आपका 1886 में हुआ था और ये जो आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था जिसके अध्यक्ष जो ये किसे बनाया गया था तो देखिए दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा तीसरा जो अधिवेशन हुआ था ये आपका 1887 में हुआ था और इसकी तो ये जो है कहाँ पर हुआ था तो ये आपका मद्रास में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके सैयद बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था और ये जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विंग्स ऑफ फायर ये जो है किसकी आत्मकथा है तो देखिए विंग्स ऑफ फायर की बात कर ले तो ये जो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। तो APJ अब्दुल कलाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो है सह लेखक कौन है तो देखिए इसके अगर सह लेखक के बारे में पूछा जाए तो ये आपके अरुण तिवारी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जो वो आपका जाना जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट ये तीनों जो पुस्तक है ना ये आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके पुस्तकों के लेखक या फिर ऑटोबायोग्राफी से जो है लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके जो है एन ऑटोबायोग्राफी ये जो आपका ये किसकी आत्मकथा है तो देखिए एन ऑटोबायोग्राफी जो है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है आत्मकथा है। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर जो ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। एस अगेंस्ट ओट्स ये जो आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो आपका अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। अब देखिए ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो आपका अभिनव बिंद्रा का आत्मकथा है लेकिन अगर पूछा जाए कि ए शॉट एट हिस्ट्री इस पुस्तक को जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है तो देखिए ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो पुस्तक है ना ये आपके रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द रेस ऑफ माय लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। सिक्स मशीन जो ये आपका क्रिस गेल की ऑटोबायोग्राफी है। कंट्रोवर्शियल योर्स ये जो आपका शोएब अख्तर की ऑटोबायोग्राफी है। 281 एंड बियॉन्ड ये जो आपका BBS लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये जो आपका प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो आपका नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये जो आपका बराक ओबामा की ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल ये जो आपका दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये जो पुस्तक है ना ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। हाउ आई बिकम ए हिंदू ये जो पुस्तक है ना ये आपके सीताराम गोयल जी के द्वारा लिखा और प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड ये जो पुस्तक है ना ये आपके आयुष्मान खुराना के द्वारा इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एस अगेंस्ट ओट्स ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था ना उसमें मैं आपको 100% ये गारंटी दे सकता हूं कि 20 से अधिक प्रश्न जो है वो मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से ही जो आपको देखने को मिले हैं। तो मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट करवाता हूँ आप जो है वो जरूर देखा कीजिए। आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो है बेनिफिट मिलता है। तो देखिए ये जो आपका एस अगेंस्ट ओट्स है ना ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। तो सानिया मिर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं औरों की तरह जो है प्रचार नहीं करता लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं ना उन्हें पता है कि जितने भी MTS के अभी एग्जाम हो रहे हैं उनमें से 20+ जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सिर्फ मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से आ रहे हैं। आप प्रीवियस शिफ्टों के भी जो है प्रश्न देख लीजिएगा तब आपको जो है यकीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राठवा नी घेरे जो कि आपका होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है और ये जो आपका राठवा नी घेर जो है ना ये किस राज्य का जो है लोक नृत्य है।
तो देखिए ये जो आपका राठवानी घेर यानी होली जो कि आपका रंगों का त्यौहार जिसे कहा जाता है, इसके अवसर के दौरान जो है इस नृत्य को किया जाता है। और ये जो आपका राठवानी घेर है ना, ये आपका गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राठवानी घेर है ना, ये आपका राठवा जनजाति के द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है। इसके अलावा गुजरात राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर लें तो गरबा, डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर और हुडो, ये सभी जो नृत्य है ना, ये गुजरात राज्य के जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का जो आपका मौलिक अधिकार या फिर मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। तो देखिए अनुच्छेद 21A के तहत जो आपका शिक्षा का जो अधिकार है ना, ये आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि में जो है सबसे कम जो रहा था ना, ये किस केंद्र शासित प्रदेश का रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि का जो दर है ना, ये आपके लक्षद्वीप का रहा था। तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का हो गया। अगर आपसे राज्य का पूछ ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका जो है केरल राज्य रहा था। केरल का जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, वो आपका 4.91% रहा था। और अगर लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ले तो ये आपका 6.30% रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जो दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से लेकर 2011 तक जो है भारत का जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये कितने % बढ़ा है। तो ये आपका 70.72% जो वो बढ़ा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये किस राज्य में रहा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, ये आपका मेघालय राज्य का रहा है। मेघालय राज्य का जो जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत है ना, ये आपका 27.95% रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस राज्य का जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, ये आपका निगेटिव यानी माइनस में रहा है। तो देखिए जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग नागालैंड राज्य का जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना, ये आपका माइनस में रहा है। और कितना रहा है तो -0.58% रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये आपके असम राज्य में स्थित है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, इसे जो है 1974 में राष्ट्रीय उद्यान भी जो वो घोषित किया गया था। और इस उद्यान को जो है 1985 में ये जो आपका यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी जो वो घोषित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा असम के अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो देखिए नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके असम राज्य में स्थित है। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि सुंदरवन डेल्टा जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ये जो इसमें जो है कौन से वन पाए जाते हैं। तो देखिए सुंदरवन डेल्टा में जो है ये आपके मैंग्रोव वन जो है वो पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी राज्यपाल को जो प्रावधान है ना, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक या एक से अधिक एक राज्यपाल जो है वो हो सकता है, अधिक राज्यों का भी। और ये जो आपका अनुच्छेद 153 के तहत जो वो वर्णित है। तो अनुच्छेद 153 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राज्यपाल के अन्य अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल के कार्यपालक शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए जो है आर्यता के बारे में जो वो बताया गया है। अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल कार्यालय की दशाओं के बारे में जो है ये आपका अनुच्छेद 158 में बताया गया है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में जो है ये आपका अनुच्छेद 159 में बताया गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है
राज्यों के राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो वो दिया गया है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो दिया गया है। तो ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो देखिए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है ना, ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये जो है इस योजना को जो है कब शुरू किया गया था? तो देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को जो है ये आपका 1 दिसंबर 1997 को जो शुरू किया गया था। तो 1 दिसंबर 1997 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो भारत के शहरों और कस्बों में शहरी गरीबों को लाभकारी रोजगार जो वो प्रदान करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021-22 FIH हॉकी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है? तो देखिए 2021-22 में FIH हॉकी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का जो खिताब है ना, ये भारत के मुमताज खान ने जीता है। तो मुमताज खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में आर्म्स एक्ट जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्म्स एक्ट होता क्या है। तो देखिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना जो है वो आपका आपराधिक अपराध जो वो माना गया था। और ये सिर्फ जो आपका एक्ट था ना, ये आपका भारतीय के लोगों के लिए था। और ये जो आपका अधिनियम था ना, ये आपका अंग्रेजों पर जो वो लागू नहीं हुआ था। और ये जो किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये आपका 1878 में जो वो लागू हुआ था। तो 1878 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसके द्वारा जो है ये लागू किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है इसे लागू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड लिटन के द्वारा ही जो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो आपका लागू जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अजमेर शरीफ ये जो है किस प्रसिद्ध सूफी संत का जो है ये दरगाह है? तो देखिए अजमेर शरीफ की बात कर ले तो ये आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है ये दरगाह है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इस दरगाह का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए अजमेर शरीफ दरगाह का जो निर्माण है ना, ये मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान हुमायूं के द्वारा जो इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अमनप्रीत सिंह ने ISSF 2023 में कितने मीटर शूटिंग के लिए जो है ये गोल्ड जीता है? तो देखिए अमनप्रीत सिंह की बात कर लें तो इन्होंने ISSF 2023 में जो है 25 मीटर राइफल में जो है ये गोल्ड जो है वो जीते हैं। तो 25 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इनकम कैलकुलेशन मेथड समिंग अप एक्सपेंसेस, यानी आमतौर पर एक वर्ष के भीतर घरों, फर्मों और सरकार द्वारा किए गए सभी खर्चों को जोड़कर जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना है ना, ये किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये इसकी जो गणना है ना, ये आपके व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा जो वो किया जाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।